नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे एकदम बढ़िया, एकदम मस्त और खाना वाना खाकर बैठे होंगे अच्छे से रजाई में और बस अपनी कॉपी पेंसिल ले रखी होंगी और जो मैडम पढ़ा रही हैं उसको बड़े ध्यान से अब आप लोग सुनने वाले हैं। तो सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं, दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। चलो भाई जल्दी से आ जाओ, क्लास को फिर हम लोग कर देते हैं शुरू, ठीक है? कुछ बच्चों की शिकायत है कि क्लास जो है वो अपलोड नहीं हुई है पिछली वाली। बेटा अपलोड हो गई होगी, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, बाकी मुझे टाइम नहीं मिला, मैं चेक करूंगी अभी, ठीक है? चलो, अगर अपलोड नहीं हुई है तो मैं अभी करवा देती हूँ, बोल दूंगी, तुम दिक्कत मत लो, अभी पढ़ लो क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है। गुड नाइट मत बोल के जाओ, अभी गुड नाइट जब बोल के जाना जब क्लास ओवर हो जाए, ठीक है? अभी सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। तो चलो बेटा, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो है नर्वस सिस्टम। चलिए हेडिंग डालेंगे भाई, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र प्यारे बच्चे, तंत्रिका तंत्र, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि हम हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने अपने मस्तिष्क के बारे में बातें पढ़ ली थी, मैंने आपको ब्रेन के बारे में बताई बहुत सी चीजें। अब हम ब्रेन के बारे में ही पढ़ रहे थे कि भाई हमारा जो ब्रेन है इसको 3 भागों में बांटा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। मैंने आपको अग्र मस्तिष्क भी करा दिया था, मध्य मस्तिष्क भी करा दिया था। अब हम बात करेंगे पश्चिम मस्तिष्क की। तो भाई तंत्रिका तंत्र में जो हम लोग ब्रेन पढ़ रहे थे, हम जो मस्तिष्क पढ़ रहे थे बेटा, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मस्तिष्क में मैं आपको पढ़ा रही थी पश्चिम मस्तिष्क, तो हेडिंग डाल लीजिए पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है? हेडिंग डाल लीजिए पश्चिम मस्तिष्क, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन। तो अब हम बात करेंगे हाइंड ब्रेन के बारे में, ठीक है? चलिए, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि जो हमारा सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है वो अग्र मस्तिष्क है, और अग्र मस्तिष्क का भाग सेरिब्रम, वो भी सबसे बड़ा भाग होता है आपके ब्रेन का, जो पूरे मस्तिष्क का 2 से 3% भाग घेरे रहता है, ठीक है? मेरे को नहीं सुन रहा मैम, क्या नहीं सुन रहा बेटा ये बताओ? हाँ, क्लास तो अपलोडिंग हो रखी है, हाँ बेटा बिल्कुल हो रखी है, वही मैं बोल रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर भी मैं एक बार क्लास के बाद चेक करती, बट हो रखी है बिल्कुल, ठीक है? चलो आ जाओ, देखो अब पश्चिम मस्तिष्क जो है इसके कितने भाग हैं ये आपको पूछेगा, तो आप लोग बताकर चलोगे कि हमारा पश्चिम मस्तिष्क भी 3 भागों में बटा है। कौन कौन से 3 भाग हैं? एक है बेटा सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है? सेरिबेलम, हिंदी में लिखेंगे सेरिबेलम। एक है बेटा सेरिबेलम, ठीक? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सेरिबेलम जो है ये किस मस्तिष्क का भाग है, अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का, या सभी का? तो आप लोग बताकर चलेंगे कि सेरिबेलम होता है पश्चिम मस्तिष्क का भाग, हाइंड ब्रेन का, ठीक है? सेकंड जो पार्ट होता है आपका पश्चिम मस्तिष्क का, ये है मेड्यूला ओब्लंगाटा। क्या है भाई? मेड्यूला ओब्लंगाटा, मेड्यूला ओब्लोंगाटा, ओब्लोंगाटा, मेड्यूला ओब्लोंगाटा, ठीक है? इसको शॉर्ट में हम लोग MO भी बोलते हैं, MO मतलब मेड्यूला ओब्लोंगाटा, हिंदी में भी बोलेंगे मेड्यूला ओब्लोंगाटा, ठीक है? ओब्लोंगाटा, ओब्लोंगाटा, मेड्यूला ओब्लोंगाटा। और तीसरे नंबर पर जो होता है आपके पश्चिम मस्तिष्क का भाग, ये है प्यारे बच्चे पोन्स, ये है बेटा पोन्स। तो ये 3 भाग होते हैं आपके पश्चिम मस्तिष्क के। पहला क्वेश्चन यही बनता है एग्जाम में, जब भी तंत्रिका तंत्र से क्वेश्चन आएगा पहला प्रश्न यही बनेगा कि कौन सा पार्ट किस मस्तिष्क का है। तो मैंने अग्र मस्तिष्क पढ़ाया था, उसके 3 भाग थे, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, है ना? फिर हमने पढ़ा था मध्य मस्तिष्क, उसके 2 भाग थे, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरिब्रल पंडिकल। अब हम पढ़ रहे हैं पश्चिम मस्तिष्क, इसके भी 3 भाग हैं, सेरिबेलम, बेटा सेरिब्रम, सेरिबेलम 2 अलग अलग शब्द हैं, देखो इधर 2 अलग अलग शब्द, एक तरफ आपको लिखा जाए सेरिब्रम, सेरिब्रम, एक तरफ लिखा जाए भाई सेरिब्रम, और एक तरफ लिखा जाए प्यारे बच्चे सेरिबेलम, सेरिबेलम। ये दोनों के दोनों अलग हैं, कभी इनको एक ही समझो,
ये दोनों के दोनों अलग हैं बेटा। आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग है, कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग है, ये दोनों ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं एग्जाम में। तो याद रखना, जब भी सेरिब्रम पूछा जाए तो ये आपका अग्र मस्तिष्क का भाग है भाई, ये आपके अग्र मस्तिष्क का भाग है बेटा। आज ही इस डिफरेंस को दिमाग में बैठा लो, ये फोर ब्रेन का पार्ट है भाई, क्लियर। लेकिन जब भी आपको सेरिबेलम पूछा जाए तो सेरिबेलम जो है ये आपके पश्च मस्तिष्क का भाग है। ये किसका भाग है? ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। अगर कभी कंफ्यूज भी हो जाए तो एक चीज याद रखोगे बेटा, जिसमें एल आ रहा है, जिसकी स्पेलिंग में एल आ रहा है, एल आ रहा है यहां पर, एल का मतलब होता है लास्ट, लास्ट यानी अंतिम। और अंतिम ब्रेन आपको पता है आपका कौन सा है भैया? 3 ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो सबसे लास्ट वाला मस्तिष्क जो है वो यही है। तो जिसकी स्पेलिंग में एल आ रहा है, एल मतलब लास्ट, और लास्ट वाले ब्रेन का पार्ट है फिर वो, ठीक है। और लास्ट वाला ब्रेन आपका होता है ये हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। तो ऐसे भी करके याद कर सकते हो कि जिसकी स्पेलिंग में हमें एल मिल रहा है ये लास्ट ब्रेन का पार्ट है, लास्ट ब्रेन। और लास्ट ब्रेन कौन सा है भाई? लास्ट ब्रेन है आपका पश्चिम मस्तिष्क। तो सिंपल सी बात, ये हो जाता है पश्चिम मस्तिष्क का भाग, ये हो जाता है अग्र मस्तिष्क का भाग। अब हम वापस से आ रहे हैं यहीं पर अग्र मस्तिष्क पर। तो चलो भाई बात करते हैं हम लोग सेरिबेलम के बारे में, ठीक है। इसी को पढ़ते हैं सेरिबेलम को आज, कि भाई सेरिबेलम क्या करता है, ठीक है। क्लियर? सारी क्लास चल रही हैं? हाँ बेटा बहुत सारी, बिल्कुल अच्छे से चल रही हैं, ठीक है। नोट्स अपलोड नहीं हुए हैं लास्ट क्लास का, ठीक है, पीडीएफ अपलोड करवा देती हूँ बेटा, ठीक है। चलो चलो आओ आगे बात करते हैं। तो भाई सेरिबेलम हेडिंग डाल लो, सेरिबेलम, सेरिबेलम। जो सेरिबेलम होता है इसको बोला जाता है ट्री ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं भाई इसको? पहला पॉइंट, इसको बोला जाता है जीवन का वृक्ष। यह है बेटा जीवन का वृक्ष, ठीक है, ट्री ऑफ लाइफ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा ब्रेन का पार्ट है जिसको हम ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं, जीवन का वृक्ष, तो बेटा सेरिबेलम को। दूसरा पॉइंट, इसी को बोला जाता है छोटा दिमाग, इसी को बोला जाता है बेटा छोटा दिमाग, ठीक है, छोटा दिमाग, यानी यही है लिटिल ब्रेन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मस्तिष्क के किस भाग को हम लिटिल ब्रेन के नाम से जानते हैं, तो यही है लिटिल ब्रेन, सेरिबेलम। क्योंकि आपके मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है, आपके मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम मैंने आपको बताया था, ये सबसे बड़ा भाग है भाई, ठीक है। ये आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, बिगेस्ट पार्ट है। 2 से 3% भाग आपके ब्रेन का यही घेरे रहता है। दूसरे नंबर पर जो बड़ा भाग है, भाई पहले नंबर पर तो ये हो गया सबसे बड़ा भाग, दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा भाग है वो होता है सेरिबेलम। तो ये दूसरा बड़ा भाग है आपके मस्तिष्क का, दूसरा बड़ा भाग है, ठीक है। ये आपके मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है, सेकंड बिगेस्ट पार्ट है, आपके मस्तिष्क का सेकंड बिगेस्ट पार्ट है बेटा, ठीक है। सबसे बड़ा ये होता है, दूसरा बड़ा ये होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है छोटा दिमाग, ठीक है। क्लियर? ठीक है मैम। मैम कंफ्यूजन बहुत होता है नेम बताने में, नेम्स बताने में। हाँ बेटा, इसीलिए मुझे पता है बच्चे मतलब गलती करके आते हैं, ये दोनों ऑप्शन देखकर सेरिब्रम सेरिबेलम आप गलती करके आते हो। अब नहीं करके आओगे। जिसकी स्पेलिंग में एल है वो लास्ट ब्रेन का पार्ट है, जिसकी स्पेलिंग में एल नहीं है वो अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। चलो अब देखो, छोटा दिमाग इसी को बोलते हैं, जीवन का वृक्ष इसी को बोलते हैं। जीवन का वृक्ष क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि बेटा ये आपके बॉडी का, बेटा ये शरीर का संतुलन बनाता है, शरीर संतुलन बनाता है ये, ठीक है, शरीर संतुलन बनाता है। समझ में आई बात? तो क्या करता है ये? रेगुलेट बॉडी बैलेंस, ये रेगुलेट करता है बॉडी बैलेंस, ठीक है। आप जो चल पाते हो बेटा सीधे खड़े होके, बॉडी बैलेंस, रेगुलेट बॉडी बैलेंस, ठीक है। जैसे अब जब तुम चलते हो तो ऐसे चलते हो भाई, ऐसे ही चलते हो, एक हाथ ये आगे फिर एक हाथ ये आगे, ऐसे, या ऐसे चलते हो,
दोनों हाथ आगे आए और दोनों हाथ पीछे नहीं। जब तुम चलते हो तुम्हारा एक कोऑर्डिनेशन होता है कि भाई एक बार ये वाला पैर बढ़ाया, एक बार ये वाला पैर बढ़ाया, ऐसे इनके साथ आपके हाथ भी चलते हैं। तो ये जो आपका बैलेंस बनाने का काम कर रहा है वो यही कर रहा है सेरिबेलम। अगर आप ऐसे पैरों को चिपका कर ऐसे ऐसे चलोगे ऐसे ऐसे, तो तुम्हें कोई हल्का सा पुश करे तुम धड़ाम से गिरोगे नीचे। तो आपके जो चलने का पोस्चर है, या जब आप खड़े होते हो ऐसे दोनों पैरों पे खड़े होते हो, एक पैर पे आप ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते, बैलेंस आपका डगमगाने लगेगा। तो ये जो आपकी बॉडी का बैलेंस बनाने का काम कर रहा है, शरीर का संतुलन, वो यही करता है सेरिबेलम। जैसे एक पेड़, भाई एक पेड़ होता है, उसका तना होता है पेड़ का, उस तने से निकलती हैं बहुत लंबी लंबी शाखाएं, है ना। तो पूरा का पूरा पेड़ जो है बेटा, मान लो ये पेड़ का तना है और ये पेड़ पर अलग अलग शाखाएं निकल रही हैं भाई, ये निकल रही शाखाएं, यहाँ है, यहाँ है, पूरे पेड़ की शाखाएं निकल रही हैं। तो ये जो पूरा पेड़ है, पेड़ का जो तना है, ये पूरे पेड़ का बैलेंस बनाए हुए है। पूरा तना ऐसे खड़ा हुआ है और पूरी उस पर शाखाएं है, पूरा बैलेंस बन रहा है पेड़ का। वैसे ही आपके शरीर का जो संतुलन बनाने का काम करता है वो यही करता है सेरिबेलम। तो इसीलिए इसकी तुलना एक पेड़ से करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ। नेटवर्क तो कोई दिक्कत नहीं कर रहे बेटा, बिल्कुल सही चल रही है क्लास। हाँ बेटा, एसएससी जीडी का बैच लिया है, यहीं से पेपर हो जाएगा। हाँ, सारे सब्जेक्ट पढ़ो अच्छे से, बिल्कुल हो जाएगा। और फिर मॉक भी लगाना। चलो इधर देखो, आगे क्या है बेटा, ये आप लोगों का बॉडी बैलेंस तो रेगुलेट कर ही रहा है, शरीर का संतुलन तो बना ही रहा है, साथ में बोलने में भी हेल्प करता है, बोलने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, बोलने की क्रिया को नियंत्रित करता है बेटा। ठीक है, यही इसके काम होते हैं, बोलने की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, बोलने की क्रिया को क्या करता है भाई, नियंत्रित करता है। तो लिखना कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड स्पीकिंग। जब आप बोलते हो चीजों को तो आपकी स्पीकिंग एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है ये, जो आप लोगों का सेरिबेलम होता है। ठीक है, तो बोलने की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं, जल्दी से बताओ, बात समझ में आई सभी बच्चों को। तो बेटा ये जब भी आप बोलते हो, जैसे अब मैं बोल रही हूँ, तो अब मैं जो भी बोल रही हूँ मेरा सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है इस चीज को। ठीक है, अब मैं चल रही हूँ, इधर उधर घूम रही हूँ, तो मेरा सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है उस चीज को। क्लियर। आओ नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा, शराब के सेवन से यही प्रभावित होता है, शराब के सेवन से प्रभावित होता है, शराब के सेवन से प्रभावित होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो अल्कोहल यानी शराब के सेवन से प्रभावित होता है। यानी जब हम शराब पीते हैं तो वो मस्तिष्क के कौन से भाग को जाकर ब्लॉक कर देती है। तो जब कोई भी व्यक्ति शराब पीता है तो वो मस्तिष्क के इसी भाग को ब्लॉक करती है जाकर। शराब ब्लड में घुल जाती है बेटा। ठीक है, जो आपकी शराब है ना वो किडनियों में नहीं, आपकी आंतों में नहीं जाती है। शराब लीवर में टॉक्सिक जमा हो जाएंगे और सीधा ब्लड में मिलती है और ब्लड के साथ पहुंचती है यहाँ, और यहाँ पर आपका जो ब्रेन का सेरिबेलम है ना, इसको ब्लॉक कर देती है। तो आप लड़खड़ाना शुरू कर देते हो ऐसे ऐसे। जब भी कोई शराब पिएगा व्यक्ति ऐसे 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 वो लड़खड़ाना शुरू कर देगा, और साथ में उसकी जो जबान है वो भी लड़खड़ाना शुरू कर देगी, फिर वो कुछ का कुछ बोलता है व्यक्ति। ठीक है, तो आपका बोलने की शक्ति भी लूज हो जाती है और आपकी बैलेंस जो है बॉडी का वो भी खो जाता है। तो ये होता है अल्कोहल के कारण। ठीक है, तो भाई याद रखना। हाँ हाँ ठीक है तो बेटा ये शराब के सेवन को प्रभावित, ये शराब के सेवन से प्रभावित होता है। तो लिख लीजिएगा इफेक्टिव बाय अल्कोहल, अल्कोहल। तो भैया अल्कोहल से इफेक्टिव होता है ये पार्ट ब्रेन का। सीधा पूछा जाएगा आपको कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शराब के सेवन से प्रभावित होता है, आप टिक लगाकर आ जाएंगे सेरिबेलम पर। तो इतनी चीजें हैं जो आपको सेरिबेलम से पढ़कर जानी है। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। आपके पश्चिम मस्तिष्क का दूसरा भाग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ऑब्लोंगाटा।
तो आओ अब बात करते हैं मेड्यूला ओब्लोंगाटा की, ठीक है, जिसको शॉर्ट में MO बोलते हैं। मेड्यूला ओब्लोंगाटा, ये लिख रहा, मेड्यूला ओब्लोंगाटा, ये क्या काम करता है? तो ये जो मेड्यूला ओब्लोंगाटा है ना, ये तुम्हारी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, लिख लो, शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है भाई, शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, क्लियर? चलो इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, कंट्रोल्ड बायोलॉजिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है, ये हमारे शरीर की बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होती है उनको कंट्रोल करता है भाई। अब मैम बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, डाउट ग्रुप चालू नहीं हुआ है अभी तक, बेटा हो तो गया, मुझे तो आ रहे थे रिप्लाई, मैंने करा भी था। दीपक बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, बिल्कुल ठीक है। बफरिंग तो नहीं हो रही है बच्चे, बिल्कुल सही चल रही है। आप लोगों को लगता होगा क्योंकि आप सुबह से अब तक क्लास लेके आ जाते हैं ना, तो आपका डेटा थोड़ा खर्च हो जाता होगा। ये लास्ट की क्लास होती है तो डेटा थोड़ा कम बचता है, इसीलिए स्पीड आपकी क्लास की थोड़ी कम हो जाती होगी, इसीलिए आपको लगता है, ठीक है, बफरिंग हो रही है, ये दिक्कत होती होगी। चलो क्लास रुक रुक कर चल रही है। हरा कलर नहीं दिखता, ठीक है, मैं दूसरा कलर चेंज कर लूंगी, ठीक है, ये नहीं दिखता तो। हाँ जी सपू, एक बच्चा है उसका नाम नहीं पढ़ पाई, कमेंट आपका दिख रहा है। सही चल रही है बेटा क्लास, आ जाओ आगे बात कर रहे हैं। अब देखो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा क्या करता है? शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम जैविक क्रियाएं क्या होती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या होती हैं? तो बेटा आपका जो शरीर है ना, या आप डेली बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन करते हो। मैं पहले आपको समझा देती हूँ, फिर उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। देखो जैविक क्रियाएं जो होती है ना, ऐसी क्रियाएं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। जैविक क्रियाएं मतलब जीवन के लिए जरूरी क्रियाएं। अब भैया मुझे एक बात बताओ, तुम कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें तुम करना बंद कर दो तो निकल लोगे? जल्दी बताओ भाई, तुम्हें जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी जरूरी क्रियाएं जरूरी हैं? तुम बोलोगे मैम हमारा श्वसन तंत्र चलता रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अगर तुम्हारा श्वसन तंत्र खराब हो गया, सांस लेना तुमने बंद कर दिया तो निकल लोगे। मैम हमारा लीवर भी चलता रहना चाहिए, अगर हमारा लीवर खराब हुआ तब भी हम निकल लेंगे, है ना। हमारी किडनी भी अच्छे से काम करनी चाहिए, अगर किडनी खराब हुई तब भी हम निकल लेंगे। तो ऐसे कुछ हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं हैं, जैसे हमारा खाना खाना, खाना जब तक पचता रहेगा हम जिंदा रहेंगे। जिस दिन खाना हमारे शरीर में पचना बंद हो गया या ये दिक्कत आई, हमारा लीवर खराब हो गया, तो हम निकल लेंगे। हमारा दिल अच्छे से काम करना चाहिए, है ना। ये सारी क्रियाएं होती हैं जिंदा रहने के लिए जरूरी क्रियाएं, है ना। खाना पीना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, भाई किडनी खराब हो गई तब भी मर जाएंगे, तो यही है जैविक क्रियाएं। अब जैविक क्रियाएं बेटा दो तरीके की होती हैं। हम लोग जो जैविक क्रियाएं करते हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है वाइटल रिएक्शन, वाइटल रिएक्शन बेटा, एक होती है वाइटल रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं आवश्यक क्रियाएं। आवश्यक क्रियाएं, वाइटल यानी कि आवश्यक क्रियाएं, यानी ऐसी क्रियाएं जो हमें करना जरूरी ही है, अगर नहीं हुई तो मर जाएंगे फिर हम, जो हमारे लिए जरूरी है, करनी ही है हमें, ठीक है। और दूसरी होती है बेटा एसेसरी, दूसरी है एसेसरी रिएक्शन, एसेसरी रिएक्शन, दूसरी है भाई एसेसरी रिएक्शन, यानी कि सहायक क्रियाएं। सहायक मतलब सहायक हैं ये, अगर हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब आप एग्जाम्पल से समझ जाओगे, आ जाओ भाई। एक बात मुझे बता दो, ऐसी कौन सी आवश्यक क्रियाएं हैं आपके शरीर की जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, अगर आप इनको नहीं करोगे तो आप मर जाओगे। तो जैसा मैंने अभी भी बोला भाई, हमारा परिसंचरण तंत्र, हमारा दिल बेटा, अगर हमारा दिल अच्छे से काम नहीं करेगा तो हम मर जाएंगे, बिल्कुल मर जाएंगे भाई, है ना। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे लिए जरूरी है।
तो ये हमारे लिए आवश्यक जैविक क्रिया है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अगर हमने सांस नहीं लिया तो हम मर जाएंगे, यानी हमारा श्वसन तंत्र, ये हमारे लिए जरूरी क्रिया है ना, हमारा श्वसन तंत्र ये हमारे लिए जरूरी है भाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, अगर हमने सांस नहीं लिया तो हम लोग क्या होंगे, फिर हम निकल लेंगे, है ना। आगे देखो, अब तीसरे नंबर पर अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, हमारा पाचन तंत्र, अगर हमारा लीवर खराब हो गया तो हम निकल लेंगे भाई, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम और बात करें तो हमारा उत्सर्जन तंत्र बेटा, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। अगर इनमें से हमारा एक भी अंग खराब हुआ, दिल खराब हुआ, लीवर खराब हुआ, किडनी खराब हुई, फेफड़े खराब हुए, तो फिर हम नहीं जिंदा रह पाएंगे, फिर हम मर जाएंगे। तो ये हमारे लिए जरूरी है, ये हमारे लिए आवश्यक क्रियाएं हैं। सांस लेना, खाना पचाना, शरीर से वेस्ट निकालना, है ना, ये हमारे लिए जरूरी क्रियाएं हैं। तो इन सबको कंट्रोल करता है आपका मेड्यूला ओब्लंगाटा। ठीक है, अब आती है सहायक क्रियाएं। मैम एसेसरी रिएक्शन कौन कौन सी हैं? सहायक क्रियाएं, बेटा सहायक क्रियाएं वो हैं जो हो रही हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं हो रही तब भी कोई दिक्कत नहीं। हो रही है तो भैया होने दो, नहीं हो रही तो भैया मत होने दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हिचकी, भैया हिचकी आ रही है तो क्या मर जाओगे, और नहीं आ रही है तो क्या मर जाओगे? नहीं, आ रही है तो हिचकी के मजे लो, नहीं आ रही तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिचकी दिमाग का कौन सा भाग है जो कंट्रोल करता है? हिकअप्स। तो आप बताना, हिचकी को भी मेड्यूला ऑब्लंगाटा कंट्रोल करता है। बेटा छींक, पहला हो गया हिचकी, फिर हो गया छींक, छींक, छींक जो आती है स्नीजिंग, यही कंट्रोल करता है बेटा। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। तीसरा हो गया उल्टी, भैया उल्टी आएगी आपको, वॉमिटिंग, यही कंट्रोल करेगा। कई बार बस में बैठते हैं हम लोग, पेट्रोल की स्मेल चढ़ जाती है, तो वो पेट्रोल वगैरह की स्मेल भी इसी पे जाकर इसी को ब्लॉक करती है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा को, जिससे तुम्हारे सर में अजीब सा पेन होता है और तुम भड़ाक से कर देते हो भैया, है ना। तो उल्टी वगैरह भी इसी के द्वारा होती है। चौथा है प्यारे बच्चे, यहाँ पर डकार, खाना खाते हो तो डकार बर्प लेते हो, है ना, तो इसी के द्वारा होती है ये क्रिया भी, खाना खाने पर जो डकार आती है। पांचवें नंबर पर याद रखना खांसी, यानी कि कफ आता है जब आपको खांसी। ठीक है, तो थोड़ी बहुत खांसी उठती है, खांसी आ रही है तो आप खांस के उसको ठीक कर लेते हो, ये आपका कौन कंट्रोल कर रहा है? मेड्यूला ऑब्लंगाटा। आगे और पूछ ले तो बेटा याद रखना, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, इसके बिना तुम रह नहीं सकते। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंखों का झपकना बेटा, जब ऐसे ऐसे करते हो। मैं अब तुमसे अगर बोलूँ ना कि रुक जाओ 1 मिनट, अपनी पलकों को मत झपकाओ, तो और ज्यादा तुम्हें फील होगा, फिर और ज्यादा पलकों को झपकाओगे। तो बेटा ये जो हम पलक बीच बीच में झपकाते रहते हैं, ये भी आपका मेड्यूला कंट्रोल करता है। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, पलकों का झपकना। ठीक है, यहां लिख रही हूं, पलकों का झपकना। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी होती है एसेसरी रिएक्शन, इन सबको बोला जाता है सहायक क्रियाएं, है ना। हाँ एक और रह गया उबासी, बिल्कुल 6वें नंबर पर लिख लो उबासी। उबासी यॉइंग जो करते हो, आधे बच्चे तो मुंह फाड़ने लग गए होंगे, नींद आ रही होगी उन लोगों को, तो यॉइंग जो होती है बेटा, ठीक है, मुंह फाड़ते हैं, नींद आती है, उबासी जो लेते हैं वो। ठीक है, ठीक, साफ, समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो? ठीक है, स्नोरिंग, खर्राटे, बिल्कुल, तो इसको भी लिख सकते हो भाई। मैं नंबरिंग करके लिख रही हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां, और आठवां लिख रही हूँ यहाँ पर व्हाइट कलर से, आठवां लिख रही हूँ यहाँ, स्नोरिंग, खराटे। पता नहीं कैसे लेते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है मतलब नींद में लेती हूँ तो पता नहीं, लेकिन सामने से नहीं पता। कराटे, कट्टाटे लिख दिया मैंने यार। अब अपने आप देखना कैसे लिखोगे इसे हिंदी में, खर्राटे। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बात कर रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटी कौन करता है आप लोगों का?
मेड्यूला ऑब्लंगाटा ही कंट्रोल करता है। ठीक, इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाता है। ज्यादातर आपको हिचकी, छींक, उल्टी और उबासी ये बहुत पूछा जाता है। ठीक, चलो तो भाई मेड्यूला के बारे में इतनी चीज है जो याद करनी है। आ जाओ लास्ट पार्ट ब्रेन का जो है पोन्स। लास्ट पार्ट जो है पोन्स बेटा। अब ये जो पोन्स है ना, ये क्या करता है? ये पोन्स का कोई पाउडर नहीं है भैया, पोन्स का पाउडर और पोन्स की क्रीम आती है। ये आपके ब्रेन का पार्ट है और ये पोन्स का क्या काम होता है? श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है। ये केवल श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है। तो श्वसन तंत्र दो भागों द्वारा नियंत्रित होता है। एक तो अभी अभी पीछे लिखवाया था मेड्यूला, ये लिख रहा, एक तो ये लिख रहा श्वसन तंत्र, ठीक है, मेड्यूला भी करता है और दूसरा पोन्स भी करता है। तो आपका श्वसन तंत्र दो के कंट्रोल में आता है बेटा, श्वसन तंत्र नियंत्रित करता है। ठीक है, तो लिखना कंट्रोल रेस्पिरेटरी सिस्टम, कंट्रोल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात? तो अब आप लोगों का ब्रेन हो गया फिनिश। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? आपकी मेरू रज्जू के बारे में। आ जाओ, अब थोड़ी सी हेडिंग डालेंगे भाई, मेरू रज्जू, स्पाइनल कॉर्ड। आपकी जो मेरू रज्जू है जिसको बोलते हो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड बेटा, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसके बारे में क्या पढ़ना है? ये आपके शरीर की एक मोटी नस है बेटा। देखो ये तुम्हारा ब्रेन है ना, और ब्रेन से निकली हुई है ऐसे करके एक नस, इसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यही है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। अब ये काम क्या करती है? जो मैसेज आपके ब्रेन से आ रहे हैं ना, वो सारे मैसेज इसी में पहुंचते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। मतलब ब्रेन से मैसेज आए और कहाँ पहुंचे? यहाँ पहुंचे स्पाइनल कॉर्ड में, और यही उन मैसेज को ले जाती है आपके हाथ पैरों तक बेटा, ठीक है, और आपके पैरों तक ऐसे। तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है सारे के सारे ब्रेन से आए हुए मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करती है आपके हाथ पैरों में, आपके शरीर के दूसरे अंगों में। तो इसका काम क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड का? बेटा लिख लीजिएगा, मस्तिष्क से आए संदेशों को ग्रहण करती है। मस्तिष्क से आए संदेशों को, आए संदेशों को ग्रहण करती है। ठीक है, संदेशों को ग्रहण करती है भाई। तो इसका काम क्या हुआ स्पाइनल कॉर्ड का? जो आपका ब्रेन मैसेज भेज रहा है उनको ये ले लेती है और फिर उसको आगे पहुंचाती है। जैसे तुम चिट्ठी पोस्ट करते हो तो चिट्ठी किसको कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देते हो, फिर उसको डाकिया रिसीव करता है और अपनी जगह पर पहुंचाता है जहां भी उस चिट्ठी को पहुंचाना है। वैसे ही आपके शरीर के अंदर जो ब्रेन मैसेज बना रहा है, ब्रेन से जो मैसेज है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही आपके बॉडी पार्ट्स में पहुंचते हैं। तो लिख लीजिएगा, रिसीव, received messages came from brain। तो ये ब्रेन से आए हुए मैसेजेस को क्या करती है? रिसीव करती है प्यारे बच्चे। अब आओ आगे बात करते हैं। ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये एक काम और करती है। क्या बेटा? ये आपकी प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ये भी लिखना, प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है भाई। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं मैडम? प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं बेटा जो आप लोगों की रिफ्लेक्स रिएक्शन होती हैं। पहले लिखवा दूं फिर आपको समझाऊंगी। तो लिखना कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड रिफ्लेक्स रिएक्शन, रिफ्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो अब आपने लिख लिया होगा, अब चीजों को समझते हैं। हाँ भाई, अब बताओ मैम, ब्रेन का मैसेज कौन पहुंचता है? ब्रेन तक मैसेज कौन पहुंचाता है? वापस ये स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन से आए हुए मैसेज को रिसीव भी कर रही है और ब्रेन तक मैसेज लेकर भी जा रही है। ठीक है, ये ब्रेन से मैसेज रिसीव भी कर रही है और ब्रेन तक मैसेज लेकर भी जा रही है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, समझ में आई ना बात? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मस्तिष्क से आए संदेशों को और मस्तिष्क तक पहुंचाने वाले जो संदेश होते हैं उनको लाने ले जाने का काम कौन सी आपकी बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट कर रहा है?
तो आप बताएंगे स्पाइनल कोड। ठीक है, जब भी मैसेज लाने और ले जाने की बात होगी तो स्पाइनल कोड आएगा, और स्पाइनल कोड में भी कौन लाके ले जाता है, ये काम करेंगे फिर न्यूरॉन। अभी बताऊंगी न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, तो देखो हमने क्या लिखा है कि हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं को भी नियंत्रित करती है बेटा। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जो आप बहुत रैपिडली करते हो, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, आपके पैर में एकदम से कांटा चुभ गया, तो आप ऐसे करोगे आई, पैर को ऐसे ऊपर उठाओगे, है ना। या कई बार आप किसी गर्म बर्तन को पकड़ लेते हो और एकदम से छोड़ देते हो, हाँ ऐसे करते हो, फिर ये तो गर्म था, है ना। जो आप रैपिड रिएक्शन करते हो, एकदम सेकंडों में जो आप क्रिया करते हो, जैसे कि मैं आपकी तरफ ये पेन फेंकूं, मान लो तुम मेरे सामने बैठे हो और मैं कहूंगी ऐसे करके कि कृष्णा इधर देखो, कृष्णा ने मेरी तरफ देखा और मैंने ऐसे पेन फेंका, मतलब डराया कृष्णा को, तो कृष्णा सोचेगा कि ये पेन सबसे पहले मेरी आंखों में लगेगा, इसीलिए कृष्णा सबसे पहले अपनी आंखों को झपकाएगा ऐसे। तो ये भी रैपिड रिएक्शन है। जब भी तुम्हें कभी चोट लगती है, सामने से कोई चीज आती है, तुम अपनी आंखों को सबसे पहले प्रोटेक्ट करते हो, ऐसे बंद कर लेते हो, तो ये रिफ्लेक्स रिएक्शन है। ऐसी प्रतिक्रियाएं जो आप बड़ी तेजी से करते हो, ठीक है, वो होती हैं बेटा रिफ्लेक्स रिएक्शन। तो ये रिफ्लेक्स रिएक्शन ही कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कोड। ठीक है, क्लियर भाई? अंशुल बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, समझ में आ गई बात। तो ये पूछेगा आप लोगों को, यूपी पुलिस आरओ के लिए भी ले सकते हैं बेटा, यूपी पुलिस के लिए ले सकते हो, एआरओ के लिए थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो अब आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। तो स्पाइनल कोड के बारे में इतना याद करना है। अब मैं तुम्हें न्यूरॉन दिखाती हूँ। न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के बस पार्ट याद करने हैं आप लोगों को, एक न्यूरॉन के बस पार्ट याद करने हैं आप लोगों को। एग्जाम में ना कई बार इसके पार्ट पूछ लेता है कि जो न्यूरॉन होते हैं, एक न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखो भाई, ये है आपका एक न्यूरॉन का डायग्राम। ठीक है, ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है। ऐसे न्यूरॉन है आपके शरीर में बहुत सारे, और ये न्यूरॉन आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका है प्यारे बच्चे। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका है आपकी बॉडी की ये न्यूरॉन जो होता है। तो लिख सकते हो आप, ऐसे मैं लिखवाऊंगी भी आगे, शरीर की सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका, आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका है ये न्यूरॉन, यानी लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट सेल। क्लियर? अब देखो यहां पर आप लोगों को ये जो ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये होते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट, ये आपको पूछेगा कि न्यूरॉन में सबसे ऊपरी भाग जो है उसको क्या कहते हैं, आपने बता दिया डेंड्राइट। ठीक है, फिर इसको पूछेगा ये जो बीच बीच की संरचनाएं हैं, डायग्राम देकर पूछ लेता है कई बार, तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एक्सोन। एक्सोन, ठीक है। अब यहां पे पूछेगा कि किसी भी न्यूरॉन का सबसे अंतिम भाग कौन सा होता है, तो ये है एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, ये है प्यारे बच्चे एक्सोन टर्मिनल। टर्मिनल, ये सबसे अंतिम भाग है किसी भी न्यूरॉन का। क्या है बेटा? अंतिम भाग। ठीक है, ये किसी भी न्यूरॉन का कैसा भाग है? अंतिम भाग है। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये चीज याद रखनी है बस, ये बहुत आता है, नोड ऑफ रेवेनियर। नोड ऑफ रेवेनियर, नोड ऑफ रेवेनियर, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये बहुत क्वेश्चन आता है। नोड ऑफ रेवेनियर कहाँ होते हैं? तो आप बताना, ये तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं, यानी न्यूरॉन में। तो ये 3-4 नाम आपको याद करने हैं। देखो, पहला डेंड्राइट कहाँ पाए जाते हैं, या डेंड्राइट किसका भाग है, आप बता दोगे न्यूरॉन का। फिर आपको पूछ ले नोड ऑफ रेवेनियर कहाँ पाए जाते हैं, आप बता दोगे न्यूरॉन में। फिर आपको पूछ ले एक्सोन किसका पार्ट है, आप बता दोगे न्यूरॉन का। या आपको पूछ ले कि एक न्यूरॉन का अंतिम भाग क्या होता है, आप बता दोगे एक्सोन टर्मिनल। इतनी चीज याद रखनी है न्यूरॉन के डायग्राम से बेटा। ठीक है, यही 4-5 या जो 3-4 नाम है ना, यही आते हैं आपको एग्जाम में। सबसे पहला डेंड्रॉन, न्यूरॉन में पाया जाता है। एक्सोन न्यूरॉन का ही पार्ट है। नोड ऑफ रेवेनियर न्यूरॉन का ही पार्ट है।
और बेटा न्यूरॉन का सबसे अंतिम भाग होता है एक्सॉन टर्मिनल, ये याद रखना। अब देखो, एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है तो जुड़ने वाली कोशिकाओं का नाम पूछ ले आपको। एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है तो उस कोशिका को क्या बोलते हैं? देखो, इस तरीके से न्यूरॉन का डायग्राम बन रहा था जो अभी अभी हमने पढ़ी देखी थी। ऐसे बन रही थी अभी न्यूरॉन का एक डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम में अभी अभी हमने पढ़ा कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये इनको बोलते थे हम एक्सोन, ठीक है। और इन्हीं के बीच बीच में जो बन रहे थे ऐसे ऐसे, ये थे नोड ऑफ रेवेनियर, ठीक है। और ये था डेंड्रॉइड, ये डेंड्राइट्स हैं बेटा, डेंड्राइट, ठीक है। और ये था टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल, जो सबसे लास्ट भाग था। अब एक और ऐसा ही अगर दूसरा न्यूरॉन आ जाए, मान लीजिए एक और दूसरा न्यूरॉन मैं यहां बना दूं ऐसे करके, ये टर्मिनल, ये डेंड्रॉइड्स हैं, ऐसे करके पूरा दूसरे न्यूरॉन का डायग्राम। तो एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है बेटा, भाई एक न्यूरॉन तो ये हो गया पूरा और दूसरा न्यूरॉन ये हो गया, है ना। ये यहां पर जुड़ रहे हैं दोनों के दोनों, इसके मैसेज इसके अंदर जा रहे हैं, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज भेज रहा है, ऐसे तीसरा चौथे को, ऐसे करते करते पूरी बॉडी में मैसेज जाते हैं, है ना। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जब मैसेज भेज रहा है तो इनके बीच में जो संरचना है या जो इनके बीच में रिलेशन है, बन रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? साइनेप्सिस। साइनेप्सिस, ये आपको पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाता है कि एक तंत्रिका जब दूसरी तंत्रिका से जुड़ती है तो इनके बीच में जो संबंध है या इनके बीच, इनको जोड़ने वाली जो संरचना है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है भाई, अब मुझे बताओ समझ में आ गई बात? बोलो जल्दी से, अब मुझे बताओ जल्दी से, ये बातें समझ में आई या नहीं? बोलो। हाँ बिल्कुल, 10th में पढ़ा होगा तंत्रिका कोशिका के बारे में। तो ये 4-5 तरीके के क्वेश्चन बाद में न्यूरॉन की संरचना से आप लोगों के बनते हैं। तो ये मेन नाम डेंड्रॉइट, एक्सोन, नोड ऑफ रेवेनियर, एक्सोन टर्मिनल और ये वाला साइनेप्सिस, ये नाम आपको दिमाग में रखकर चलना है। और ये सारी संरचनाएं तंत्रिका से संबंधित है, न्यूरॉन से संबंधित हैं। ठीक है बेटा, मैं हिंदी में भी तो बताती चल रही हूँ सारी चीज, अभी हिंदी में बताई थी डायग्राम के थ्रू मैंने आपको सारी चीजें, और जो जो नई चीजें हैं वो मैंने हिंदी में आपको लिखी दी हैं। ठीक, चलो तो भाई, अब आप लोगों का जो तंत्रिका तंत्र था वो हो गया खल्लास। यहां से इतना पढ़ के जाना, ज्यादा डीप आपको क्वेश्चन आते नहीं है, इतना पढ़ लोगे यहीं से क्वेश्चन आपका एग्जाम में टपक जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, अब मैं चल रही हूँ अगले टॉपिक की तरफ प्यारे बच्चे। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ अगला टॉपिक जिसका नाम है कोशिका यानी सेल। ठीक है, अगर बायोलॉजी की बात करते हैं हम लोग तो ये एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे आपको पता है एसएससी जीडी के अंदर आप लोगों का 1 से 2 क्वेश्चन बायोलॉजी के आएंगे, तो मैं आपको स्टार्टिंग में ऐसे टॉपिक करा रही हूँ जहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो। तो ये एक ऐसा ही टॉपिक है बेटा जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो आ जाओ बेटा, बात करते हैं कोशिका की। सबसे पहले हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन बेटा, कोशिका का अध्ययन। भाई अभी तक हम लोगों ने कितने टॉपिक कर लिए हैं? 2। हमने 2 सिस्टम कर लिए हैं, हमने कर लिया है उत्सर्जन तंत्र, हमने कर लिया है तंत्रिका तंत्र। अब हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ चले हैं बेटा, जिसका नाम है सेल यानी कोशिका। ठीक है, क्लियर? तंत्रिका,
तंत्रिकक्ष को, तंत्रिका बेटा न्यूरॉन, और नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र जो होता है उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि हमारी जो वॉलेंट्री रिएक्शन है, जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम पार्ट है, अग्र मस्तिष्क का जो सबसे पहला भाग है सेरिब्रम, वही है जो हमारी वॉलेंट्री एक्शन है, इच्छिक क्रियाएं, उनको नियंत्रित करता है। क्योंकि भाई मैंने आपको बताया था कि अगर हमें रीजनिंग अच्छी लगती है, हमें मैथ्स अच्छा लगता है, हमें सिलाई कढ़ाई बुनाई अच्छी लगती है, ये सारी चीज़ें, या फिर आप लोगों को आपके हाथ पैरों का जो कोऑर्डिनेशन हुआ एक तरीके से, ये सब करवाने वाला जो होता है वो सेरिब्रम ही माना जाता है, अग्र मस्तिष्क का जो भाग होता है। ठीक है कुणाल भाई, धन्यवाद। चलो भाई आ जाओ। हमने टर्मिनल पूछा, आपने बताया नहीं बेटा, मैंने टर्मिनल पार्ट ही तो बताया। टर्मिनल जो होता है ये आप लोगों का क्या होता है, किसी भी न्यूरॉन का, किसी भी तंत्रिका का अंतिम भाग, तंत्रिका का अंतिम भाग। बेटा टर्मिनल का मतलब ही अंतिम होता है। ठीक है, ये मैंने अभी अभी आपको पीछे भी लिखवाया था। तो ये किसी भी तंत्रिका का अंतिम भाग है टर्मिनल जो होता है। ठीक, चलो अब आ जाओ कोशिका वाले चैप्टर पर। अब बात करते हैं सबसे पहले कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी। क्या होता है बेटा? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, कई बार इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, हम इसको सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं बेटा, सेल बायोलॉजी। तो आजकल ये भी ऑप्शन में आ रहा है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वहां साइटोलॉजी ना देकर आपको सेल बायोलॉजी दे दिया जाता है। तो कोशा विज्ञान, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोशा विज्ञान या कोशिका विज्ञान, तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं कोशिका विज्ञान या फिर साइटोलॉजी। ठीक है, समझ में आई बात? बेटा जो टर्मिनल एंड होते हैं वो भी आपका जो एक न्यूरॉन होता है, एक न्यूरॉन का जो सबसे आगे वाला भाग है डेंड्राइट, उसको जोड़ने का काम करते हैं। देखो ये न्यूरॉन का सबसे आगे का भाग है डेंड्राइट, और ये टर्मिनल एंड है। तो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से किसी भी तंत्रिका का टर्मिनल वाला भाग यानी एक्सोन टर्मिनल, ये जुड़ते हैं, और जिस संरचना द्वारा जुड़ते हैं उनको कहते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, तो ये टर्मिनल वाला भाग दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रोइट वाले भाग को जोड़ता है। ठीक है, और जिस संरचना के द्वारा जोड़ता है उसको बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अगला टॉपिक है हमारा कोशिका, तो इस पर ध्यान देंगे। कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको पूछे कि कोशिका होती क्या है, तो आप लोग बताना सजीवों की, क्या बोलोगे? सजीवों के शरीर की, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई प्यारे बेटा, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट, क्या बोल सकते हो? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग्स बॉडी, ऐसे लिख लीजिए। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई। सजीव कौन मैम जी? भैया इस संसार में जो भी आप देखते हो, आपने पेड़ पौधे देखे, आपने छोटे से छोटा जीव देखा, चेंटी देखा, ठीक है, आपने कुत्ते बिल्ली को देखा, अपने जैसे इंसानों को देखा, हम सब क्या हैं बेटा? हम सब हैं सजीव। तो इस संसार में जो भी सजीव है, क्या मैम सजीव वही है जिनको हम देख पाते हैं? जो हमें दिखाई नहीं दे रहे वो सजीव नहीं है बेटा, वो भी सजीव हैं। फॉर एग्जाम्पल जीवाणु, बैक्टीरिया, क्या तुम लोग अभी बैक्टीरिया को देख पा रहे हो? नहीं दिख रहे हैं ना, लेकिन वो इतने छोटे हैं वो आपको सूक्ष्मदर्शी में ही दिखाई देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस संसार में जो भी सजीव है उसका जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना है, और उसके शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका ही है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो जब मेरा जन्म हुआ था मैं एक छोटी सी कोशिका थी बेटा,
मैं एक छोटी सी कोशिका थी। इस एक छोटी सी कोशिका ने अपने आप को बहुत सारी कोशिकाओं में डिवाइड करा और इन बहुत सारी कोशिकाओं ने जुड़कर एक संरचना बनाई जिसको कहते हैं टिश्यू, यानी कि ऊतक। ठीक है, और इन ऊतकों ने भी जुड़कर मेरे शरीर के क्या बनाने शुरू कर दिए बेटा? अंग। इन ऊतकों ने जुड़कर मेरे शरीर के अंग बनाने शुरू कर दिए, ऑर्गन। और जैसे जैसे मेरे अंग बनते चले गए, भैया मेरा लीवर बन गया, मेरी किडनी बन गई, मेरा दिल बन गया, मेरे फेफड़े बन गए, जैसे जैसे मेरे अंग बनते चले गए, फिर मेरी तैयार हो गई बॉडी, फिर मेरा पूरा शरीर रेडी हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि बेटा ये क्या थी? ये एक कोशिका थी। तो किसी भी सजीव का जो शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है बेटा? कोशिका से। तो किसी भी सजीव के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई जो थी वो कोशिका ही है। जैसे आप एक दीवार की बात करो भाई, एक दीवार है, अगर मैं बोलूं बेटा इस दीवार को हमने बनाने के लिए ईंटें ली हैं बहुत सारी, तो इस दीवार को बनाने के लिए ऐसे ऐसे बहुत सारी ईंट लगी हैं। तो ऐसे 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 जब ईंट जुड़ती चली गई तो बेटा ये दीवार बनती चली गई, ये दीवार बनती चली गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दीवार को बनाने में सबसे छोटी इकाई मैंने क्या यूज करी है, तो तुम बोलोगे मैम ईंट। ठीक है, आपने एक ईंट ली थी, फिर ऐसे बहुत सारी ईंटों को जोड़ा तो जुड़कर पूरी दीवार की संरचना बन गई। वैसे किसी भी सजीव की संरचना बनाने का जो काम करती है वो कोशिका ही करती है बेटा। तो कोशिका ही किसी भी सजीव की सबसे छोटी इकाई है और कोशिका ही किसी भी सजीव के शरीर का या शरीर का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई होती है। कितने बच्चों को बात समझ में आई? जल्दी बताओ, कितने बच्चों को बात समझ में आई? बोलो जल्दी से। जो सांस लेते हैं वो सजीव होते हैं बेटा। सांस लेना एक अलग चीज होती है, सांस लेना अलग चीज है। आप बोल सकते हो जो सांस लेते हैं वो सजीव होते हैं, बस सजीव होने के लिए बहुत सारी कंडीशन होनी चाहिए। भैया सजीव प्रजनन भी करते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। सजीवों के शरीर में पाचन की क्रिया भी होती है, खाना खाते हैं तो वो पचता भी है ना। और बहुत सारी चीजें हैं जो सजीव होने के लिए जरूरी हैं। बट एक सजीव को बनाने वाली जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है। अगर कोशिका नहीं है तो सजीव भी नहीं बनेगा। अगर कोशिका है तो उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरा का पूरा सजीव या पूरा का पूरा एक शरीर रेडी कर सकती है, जो कोशिका होती है। तो कोशिका जुड़कर कोशिकाएं जब बहुत सारी हो जाती हैं, एक समूह बना लेती हैं, तो कोशिकाएं बनाती हैं ऊतक, ऊतक बनाते हैं हमारे अंग और अंगों से मिलकर बन जाता है हमारा शरीर। ठीक है, तो एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग कि कोशिका जो होती है ये सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ऐसे भी लिख सकते हो, ये पॉइंट भी ऐड कर लेना भैया। कोशिका सजीवों की, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ऐसे भी बोल सकते हो भाई, कोशिकाई सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब कोशिका ही संरचना बना रही है हमारी और कोशिका ही हमारे अंदर काम कर रही है। आ जाओ पहले लिख लो फिर समझते हैं। तो लिखना सेल इज द स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, एंड फंक्शनल मतलब क्रियात्मक, यूनिट ऑफ लिविंग्स। ठीक है, तो लिविंग्स जो होता है, जो सजीव होते हैं, उनके शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कोशिका है। अब जैसे सजीव तो भाई मैं भी हूं, क्यों ना मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लूं, इधर उधर क्यों जाना। मेरा एग्जाम्पल लो तुम। जब मैं अपने मम्मा के टमी में थी, जब मैं अपने मम्मी के पेट में थी, तो भाई मैं एक कोशिका थी। मान लो मैं हूं ये, देखो भाई ये हूं मैं ये थी पहले अपनी मम्मी के पेट में, एक कोशिका मात्र। और वो भी मैं कैसे बनी? शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से। ठीक है, चलो अब जब ये एक कोशिका, मेरी जो एक कोशिका थी, इसने अपने आप को क्या करा? बहुत सारी कोशिकाओं में कर दिया डिवाइड, बहुत सारी कोशिकाओं में कर दिया डिवाइड। तो इन्होंने एक समूह बना लिया भैया, समूह बना लिया, ग्रुप, बहुत सारी कोशिकाओं का ग्रुप बना दिया। मेरी एक कोशिका ने
बहुत सारी कोशिका बना डाली, ग्रुप बना दिया कोशिकाओं का। इस ग्रुप ने आपस में जुड़कर बना दिया बेटा टिश्यू, बना दिया टिश्यू यानी कि ऊतक। और ऊतक ने मिलकर क्या बनाया बेटा, अंग बनाए, अंग, ऑर्गन। ठीक है, लीवर, किडनी, ये सब। मान लीजिए इन्होंने मेरा लीवर बना दिया सबसे पहले, मान लीजिए मेरा लीवर बन गया बेटा, मेरा यकृत बन गया। ठीक है, अब मेरा जो लीवर बना है ना, जो मेरे लीवर का काम है, मेरा लीवर पाचन का काम कर रहा है, सबका लीवर पाचन का काम करता है, तो वो काम मेरा लीवर नहीं कर रहा, वो काम मेरे लीवर की कोशिकाएं ही कर रही हैं बेटा, वो काम मेरे लीवर की कोशिकाएं ही कर रही हैं। तो देखो मेरा जो लीवर था वो किसने बनाया, तुम बोलोगे मैम कोशिका ने। इस अकेली कोशिकाओं के रूप ही तो हैं ये जो बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले इस कोशिका ने अपने आप को डिवाइड करा, बहुत सारी कोशिकाओं में बनाया, फिर ऊतक बनाए, फिर ऊतक से मेरे अंग बनाए, अंग है मेरा लीवर, लीवर जब मेरा बन गया तो ये करेगा पाचन का काम। तो ये काम पाचन का जो लीवर कर रहा है ना, इसके अंदर जो कोशिका हैं वही कर रही हैं। तो बेटा जो मेरे लीवर का काम है ना, वो काम लीवर का नहीं है, लीवर की कोशिकाओं का है। और जब मेरा लीवर खराब हो जाएगा तो लीवर खराब नहीं होगा, लीवर की कोशिकाएं ही बूढ़ी हो जाएंगी, लीवर की कोशिकाएं ही बूढ़ी हो जाती हैं, जिससे लीवर भी काम करना बंद कर देता है। तो कहने की बात यह है कि अंगों की संरचना भी कोशिका बनाती है और अंगों में काम भी कोशिका करती है, इसीलिए कोशिका को बोला जाता है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक मतलब संरचना बनाने वाला और क्रियात्मक मतलब काम करने वाला। तो हमारे शरीर में जितने भी अंग है ना, वो सब कोशिकाओं ने बनाए हैं और उन सब अंगों में काम भी कोशिका ही कर रही है। हमारा जो दिल का काम है ना, वो दिल नहीं कर रहा है, दिल की कोशिकाएं कर रही हैं। जिस दिन दिल खराब होगा उस दिन दिल खराब नहीं होगा, दिल की कोशिकाएं खराब हो जाएंगी। समझ में आई बात, है ना। ऊतकों का अध्ययन होता है हिस्टोलॉजी, ऊतकों के अध्ययन को बोलते हैं भाई हिस्टोलॉजी। जो ऊतक होते हैं इनका जो अध्ययन होता है, ऊतकों का अध्ययन कहा जाता है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी बोलते हैं ऊतकों का अध्ययन, हिस्टोलॉजी। ठीक है, ये होता है ऊतकों का अध्ययन। हाँ बेटा बिल्कुल, भ्रूण बोल देते हैं, जाइगोट, वो बाद की बात है, उसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आई बातें। तो कल की क्लास में हम लोग कोशिका की खोज किसने करी, कोशिका कितने प्रकार की होती है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, कौन कौन से मुख्य पार्ट हैं कोशिका के, ये सारी चीजें कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है भाई, सेल डिवीजन, हमारी हर सेल की डिवीजन कैपेसिटी अलग अलग है। जैसे सबसे ज्यादा सेल डिवीजन हमारी लीवर की कोशिकाएं कर सकती हैं, इनकी पुनर्जनन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जो हमारे लीवर की कोशिकाएं हैं, पुनर्जनन क्षमता इनकी सर्वाधिक होती है बेटा। तो हर कोशिका का जो डिवीजन टाइम है वो अलग अलग होता है। ठीक है, और सबसे कम पूछ ले भाई, इनकी पुनर्जनन क्षमता सर्वाधिक है लीवर की कोशिकाओं की, और सबसे कम जो होती है बेटा, सबसे कम होती है ये आपका मस्तिष्क कोशिकाओं की। ठीक है, सबसे कम है मस्तिष्क कोशिकाओं की। जो आपके ब्रेन की कोशिकाएं हैं ना, ये बहुत कम डिवाइड कर पाती हैं अपने आप को, बहुत कम फिर से रिपेयर कर पाती हैं। ठीक है, चलो तो भाई आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल की क्लास में हम कोशिका वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, और 2 क्लासेस में मैं इस टॉपिक को करने वाली हूँ खत्म, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट या अब तक जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, जो बन सकते हैं इंपॉर्टेंटली आपके एग्जाम के लिए, वो सब करा डालूंगी। ठीक है, चलो तो भाई धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, आराम से अच्छी नींद ले लो, रेस्ट करो, और मिलते हैं कल की क्लास में बेटा। ठीक, तो गुड नाइट, नमस्कार। कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक बेटा, रॉबर्ट हुक। ठीक है, बाकी कल की क्लास में बताती हूँ कि कौन है साइटोलॉजी के फादर। ठीक, चलो धन्यवाद।